हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री, जो हमारी 10th की है एनसीईआरटी हिस्ट्री, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नेपोलियन कोड ऑफ 1804, या इसी को सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर का टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। तो आज जानेंगे इस टॉपिक में क्या हमारे पॉइंट्स हैं, और उसमें गुड पॉइंट बैड पॉइंट दोनों देखेंगे और साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप लोग साथ में समझते हुए चलिए, ठीक है। तो नेपोलियन जब यहाँ पे आया था, हमारे फ्रांस में आया हुआ था, फ्रेंच की बात है ये, तो उसने वहां पे एक पॉलिसी लेकर के आई, जिसे कोड का मतलब कह लीजिए एक रूल बुक होती है। जैसे आपके स्कूलों में कुछ रूल्स होते हैं कि आपको किस तरह की ड्रेस पहननी है, किस तरह से बात करनी है, जो सारी चीजें होती है, तो उसे कोड कहा जाता है, ठीक है। तो एक तरह से कोड, कुछ कानून, कुछ लॉज या कुछ बातें जो कही उसके बारे में। कुछ गुड पॉइंट्स हैं, कुछ बैड पॉइंट्स हैं। तो पहले गुड देखते हैं, फिर बैड पे आते हैं। गुड पॉइंट्स में पहला पॉइंट है एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं पहले। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीनें हैं, बहुत अमीर वर्ग के लोग वो होते हैं, और जो थोड़ा सा एक गरीब मजदूर तबका होता है उसको दबा के रखने की कोशिश करते हैं। और वो गरीब इंसान जो होता है वो भी हमेशा इस कोशिश में रहता है कि हम वो काम करें, इस तरीके से काम करें कि जो अमीर लोग हैं वो खुश रहें, बिकॉज वो अमीर लोग ही इनको प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में हो या कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर होती है तो ये उन्हीं के पास में जाते हैं बार बार कि साहब ये दिक्कत है, और साहब तुरंत जेब से पैसे निकाल देते, कहते जाओ अपना ये काम कर लो, या प्रोटेक्शन किसी भी तरह का देना होगा उसके बारे में। तो इसी सिस्टम को जो है फ्यूडलिज्म का नाम दिया गया। तो इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करी थी इस नेपोलियन कोड ने, जो रूल्स लाया, मतलब नेपोलियन ने कोशिश करी फ्यूडलिज्म को खत्म करने की। दूसरा, एबॉलिशमेंट ऑफ बॉन्डेड लेबर। आपने हिंदी में शायद एक वर्ड सुना होगा, बंधुआ मजदूर कहा जाता था, कि फिक्स है इस इंसान को काम करना ही करना है, इस एक जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में काम करना है, वो अपनी मर्जी से काम छोड़ के नहीं जा सकता। जैसे आज के जमाने में होता है कि अगर आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है या कुछ आपको और पारिवारिक काम है तो आप छुट्टी लेकर के जा सकते हो, ऐसा है। पहले ऐसा नहीं होता था, आप जी रहे हो, मर रहे हो, घर में आपकी कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, आफत आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मजदूरी करनी ही करनी है। तो उसे बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूरी कहा जाता था। कभी कभी ये मजदूरी आप अपने उसी शहर में करते थे, कभी कभी ये होता था कि आपको कभी कभी किसी दूसरे शहर में या कभी तो किसी दूसरी कंट्री में भी भेज दिया जाता था। तो उस चीज को भी खत्म करने की कोशिश करी थी नेपोलियन ने, एबॉलिशमेंट ऑफ बॉन्डेड लेबर। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए, कोई भी कंट्री हुई या कोई भी एक, अगर आप एक छोटी सी कंपनी भी चला रहे हैं या सिस्टम, किसी भी सिस्टम में अगर आप है, उसका पार्ट है, आप चाहते हैं ग्रो करना, तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को बढ़ाना होगा। यही दो चीजें हैं जो आपको बाहरी दुनिया से जोड़ करके रखती हैं। जब तक आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तब तक आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हो। आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने भारत देश का कोई भी गांव उठा करके देख लीजिए, जब तक उस गांव में सड़क नहीं पहुंचेगी वो गांव कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए, चाहे वो एक प्लेस हो गया, कंपनी हो गई, या एक स्टेट कह लीजिए, एक राष्ट्र हो गया। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पर आ सकता है, और एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तभी आप अपने मैसेज को, अपने विचारों को, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक में फैला सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रिमूवल ऑफ बर्थ प्रिविलेजेस। हाँ, तो अब जैसे ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस चीज को खत्म करने की कोशिश करी गई। क्या होता था कि जो अमीर इंसान है, वो ये जो पॉइंट बताया ना फ्यूडलिज्म के बारे में, कि जो अमीर इंसान है, अब उनका बेटा तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुआ है, उसको बिना मेहनत की चीजें आराम से मिल रही हैं। उसके घर में 20-25 नौकर हैं जो उसका काम करते हैं, और इसके पास में पैसा भरा हुआ है, काम वो करते हैं, पैसा इसके पास में पहुंचता रहता है। एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था। तो अब वो जो अमीर इंसान है, घर में बेटा पैदा हुआ है, बेटा बेटी बच्चा जो भी हो, उसको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से बैठ करके खा रहा है। 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग जो भी है उसके अंडर में काम कर रहे हैं, मेहनत दिन भर वो कर रहे हैं, इसे बस बैठ करके पैसे गिनना है। तो ये जो बर्थ प्रिविलेजेस थे इनको खत्म करने की कोशिश करी गई कि सबको एक लेवल पे लाया जाए धीरे धीरे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सबसे जरूरी बात, सबसे अहम चीज है। जब आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आप जब इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट यहाँ पर भी है और बहुत अहम है। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ।
चाहे वो एक कोई मंत्री हुआ, कोई अमीर आदमी हुआ या गरीब हुआ, गोरा है या काला है, मेल है फीमेल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कानून की नजर में सब बराबर है। अगर आपने सेम अपराध किया है तो आपको सेम सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। तो एक समाज में समानता अगर आपको लानी है तो ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमारे इंडिया में भी फॉलो करी जाती है। और एक क्या पॉइंट है, प्रॉपर मेजरिंग यूनिट। पहले के जमाने में क्या होता था ना कि इतना प्रॉपर मेजरिंग यूनिट नहीं हुआ करते, जैसे आज है कि 1 किलो वजन उतना ही होगा जितना इंडिया में है, जितना नेपाल में है, चाइना में है, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाए तो 1 किलो का मतलब उतना ही सामान आपको तौल करके दिया जाएगा। तो एक मेजरिंग यूनिट सेट कर दी गई कि जो पूरे यूरोप में फैल सके, ऐसा बनाने की कोशिश करी थी नेपोलियन ने वहां पर, कि मेजरिंग यूनिट अगर एक प्रॉपर सेट रहेगी, फिक्स रहेगी, तो सामान का आदान प्रदान या खरीदना बेचना जो भी चीजें रहेंगी थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो ये तो कुछ गुड पॉइंट्स थे, अच्छी बातें थी इस कोड ऑफ 1804 के बारे में। इसमें 2-4 बैड पॉइंट्स भी थे, उसको भी देख लेते हैं, उनको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, बिकॉज जरूरी है एग्जाम के लिहाज से। और ऐसा भी आ सकता है डिफरेंशिएट करने के लिए या एक्सप्लेन करो तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी होंगी, थोड़ा इसके बारे में, फिर उसके गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स, आपका एक लॉन्ग आंसर भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। सेंसरशिप, सेंसरशिप क्या होता है? आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड होता है, ठीक है। सेंसर बोर्ड वो ये काम करता है कि कोई भी मूवी अगर रिलीज होती है, मूवी के रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो बैठते हैं, पूरी मूवी को देखते हैं। उनमें अगर कोई भी चीज उन्हें आपत्तिजनक लगती है, मतलब वो चीजें जो समाज में कुछ बुराइयां फैलाएं, कुछ गलत मैसेज दें, कुछ गलत बात होती है, तो वो उसको वहां से काट करके हटा देते हैं कि ये चीज अलाउड नहीं है। तो ऐसे इसने सेंसरशिप लगाई थी हर चीज के ऊपर। अब जो एक राजा होता है, कुछ हद तक कहा जाए कि डिक्टेटर बनना की कोशिश में रहता है, तो वो क्या करता है ना कि उसके वहां का जो मीडिया होता है, जो प्रेस होता है, जो राजा की बुराइयों को बताता है कि क्या क्या कमी है, क्या क्या खामियां हैं, ये राजा हमारा क्या गलत कर रहा है, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है कि यह हमारी बुराइयां लोगों तक ना पहुंच सके। तो जितने भी न्यूज़पेपर निकलते हैं या जो भी आर्टिकल छपते हैं या जो लोग रैलियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों पर कंट्रोल किया जाता है कि क्या जनता के पास में पहुंचेगा वो हम बताएंगे। मतलब राजा ये चाहता है कि हमसे होकर के गुजरे, हम उसको छांटेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, फिल्टर करेंगे, सिर्फ अच्छी बातें पहुंचाएंगे, और जो हमारी कमियां होंगी, बुराइयां होंगी, उनको हम छुपा करके किनारे कर देंगे। तो सेंसरशिप इसने लगा करके रखी थी। एक वो पॉइंट था जिसका बैड पॉइंट है, नो वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। इस टाइम तक ऐसा था कि सिर्फ मेल को अधिकार था, जो मर्द कह लीजिए, मेल लड़का है जो भी हुआ, उनको अधिकार था वोट देने का, लेकिन फीमेल के लिए, औरत के लिए, विमेंस के लिए वहां पे कोई ऐसे अधिकार नहीं थे वोटिंग में, इनकी कोई भागीदारी नहीं थी सरकार बनाने में, जो कि अब एक गलत बात मानी जाती है। ये ठीक नहीं है, बिकॉज सरकार तो लोगों के जरिए होनी चाहिए, सबके फायदे के लिए, तो इनकी भी एक मर्जी उसमें होनी चाहिए कि ये क्या चाहती है। तो वुमेन्स के लिए कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। नो राइट्स इन प्रॉपर्टी फॉर वुमेन, प्रॉपर्टी में भी वुमेन के लिए कोई राइट नहीं था। आज हमारे देश में वुमेन्स के लिए भी, मतलब एक लड़की का भी उतना ही हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में जितना कि एक लड़के का बनता है। उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो अगर कोई वुमेन है, उसके फादर की डेथ हो जाती है या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी में से उसे कुछ भी नहीं मिलता था। तो उसके लिए उस समय में अपने परिवार को चलाना और भी दिक्कत वाली बात होती थी। एक तो पहले से जो परिवार को चला रहा था, जो उनका मुखिया था, जो भी हार्ड वर्किंग पर्सन था, वो ऑलरेडी जा चुका है, और इसके हाथ में इसकी खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, तो इसके लिए दिक्कतें हुआ करती थी। 4th पॉइंट, कंपल्शन फॉर पीपल टू ज्वाइन आर्मी। इसने बहुत कोशिश करी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोर्स करा कि नहीं, आर्मी में आप ज्वाइन करिए। इनका फोकस अपनी आर्मी को मजबूत करने पे ज्यादा था। तो जितनी बड़ी आपकी आर्मी रहेगी, उतना ही बाकी देश के लोग आपसे थोड़ा सा डर के रहेंगे और दब करके रहेंगे। तो ये कंपल्शन कराया गया था वहां पे लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो ये भी एक थोड़ा सा बैड पॉइंट्स में गिना जाता है, बिकॉज अब ये चीज तो देश प्रेम तो आपके अंदर से होता है कि आप किस लेवल पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप आर्मी ही ज्वाइन करिए देश की सेवा करने के लिए, और भी कई सारे तरीके जहां से आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। बट ये कंपल्शन नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, इसलिए इसको बैड पॉइंट्स में रखा गया। तो जो नेपोलियन कोड ऑफ 1804 है, या इसका एक नाम और था सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 में आया था, इसीलिए इसका नाम 1804 रखा गया। उसके गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स दोनों हमने देख लिए। आप इन्हें देखिए, आराम से पढ़िए, समझिए, कॉपी में अपने नोट कर लीजिए आपका अगर मन करता है तो, बिकॉज प्रॉपर ऐसे नोट किए गए। आप इन्हें एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, और अगर काफी लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हर पॉइंट के आगे आप एक एक लाइन या दो दो लाइन ऐड भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा प्रॉपर। और अगर कोई भी डाउट आपको होता है इस वीडियो से रिलेटेड या इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में से कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम और हमारी टीम उसे देखेंगे और उसके ऊपर अपना अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।